नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे विनर्स टॉक यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ पे शहर की प्रमुख हस्तियों को बुलाते हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं हिमांशु सर, जो कि कॉमर्स के स्पेशलिस्ट हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिससे अच्छे से अच्छे बच्चा भी डरता है। तो सर बताइए, आपने ये स्ट्रीम कैसे चुना? जी, बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं कॉमर्स फैकल्टी हूँ। कॉमर्स के अंदर मैं बेसिकली बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की, तो जब मैं क्लास 9th में था, तो उस समय था कि मेरे रिलेटिव्स में मेरे मामा थे, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो वो हमेशा फ्लाइट वगैरह से आते थे गाँव वगैरह में। जी जी तो जी। जब भी आते थे फ्लाइट से आते थे और वो होटल वगैरह में रुकते थे, तो मैं सोचता था क्या इनके पास है कि ये अलग रहते हैं, इतना कूल रहते हैं, ये रहता है। तो जी बाद में पता चला कि ये सीए है। तो मगर सीए बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो बताया गया कि सीए बनने के लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ता है। तब जी उस टाइम से थोड़ा सा कॉमर्स में इंटरेस्ट आने लगा था। और रही बात 9th-10th में, तो साइंस मैथ में पढ़ता था मगर उतना इंटरेस्ट नहीं था। ये होता कि रट्टाफिकेशन से काम चल जा रहा था, जी तो जी इस जी। सब्जेक्ट चेंज करना ही था मेरे को। और कॉमर्स मैंने अपनी मर्जी से लिया था। और हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आज के टाइम पर अगर कॉमर्स की बात किया जाए, तो कॉमर्स में बहुत स्कोप है। यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम में जिस चीज की नीड है, वो सारी चीजें आपकी कॉमर्स में अवेलेबल है। तो जैसा कि सर आपने बताया सीए करना है, तो जैसे मैं, अच्छा मेरे साथ क्या है कि मैं मैथमेटिक्स से हूँ। मतलब मेरा जो 12th है वो पीसीएम है, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मुझे इकोनॉमिक्स भी पकड़ा दिया गया। तो क्या मैं इन बिटवीन हूँ, कॉमर्स प्लस मैथ में हूँ? जी, आप मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप 12th पीसीएम से थे, जी जब आपको बीच में इकोनॉमिक्स पकड़ा गया, मतलब आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज किया था। जी जी जी। जी, तो कॉमर्स में तो नहीं है। कॉमर्स में रहने के लिए आपका बेसिकली अकाउंटेंसी और कुछ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ने पड़ते हैं। जी सिर्फ जी इकोनॉमिक्स नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपका कॉमर्स में भी आता है और वो आपका ह्यूमैनिटीज से भी आता है। यानी बीए वाले भी कॉमर्स पढ़ते हैं, जी इकोनॉमिक्स जी पढ़ते हैं, और आपके बीकॉम वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जी। बीबीए वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि हर कोई पढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर है कई चीजें जो सबके लिए कॉमन है। तो बात एकदम आपने सही किया। मतलब मुझे ये डाउट क्लियर हो गया कि मैं अब कॉमर्स वाला नहीं हूँ, आर्ट्स वाला हूँ। पहले तो सर जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात किया जाएगा, तो एक मुझे थोड़ी सी दुविधा होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं माइक्रो पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं मैं मैक्रो पढ़ रहा हूँ। ये होता क्या, मुझे यही नहीं समझ में आता है। सर, जैसे बेसिकली बात किया जाए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो दो होते हैं। जी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो होता है। जी बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब मेन पर्पस ये होता है कि जैसे कि हम सबको पता है कि मैनेज करना चीजें, जी क्योंकि हमारे हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं वो क्या लिमिटेड रिसोर्स हैं। जी अब लिमिटेड रिसोर्स में कैसे हमको सारी चीजों को मैनेज करना है जिससे सबको सेटिस्फैक्शन फुल्ली मिले, तो उसके लिए बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। उसके दो ब्रांच है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, जी। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अगर आप पूरे एग्रीगेट लेवल पूरी कंट्री के लिए बात कर रहे हो, तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है बेसिकली। मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल, मेरी एक फर्म है, हाँ, मैं उसका, चाहे मैं कुछ भी उसका बैलेंस शीट निकालूं या फिर पूरा टैक्स की बात करूं, वो माइक्रो पे आएगा। माइक्रो में आ जाएगा सर। और अगर मैं होल कंट्री जीडीपी की बात जीडीपी की करूं बात करूँ, मैक्रो में आ तो जाएगा। मैक्रो पे आएगा। तो इसी में जैसे मैं कहूँ कि सर जीडीपी क्या होती है, मैं अक्सर सुनता हूँ। सर, जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मान लिया हमारे कंट्री में जितने भी टोटल प्रोडक्शन हो रहे हैं, गुड्स के हो गए, सर्विस के हो गए, ठीक, एक अकाउंटिंग ईयर में या एक फिजिकल ईयर बोल दीजिए या फाइनेंशियल ईयर बोल दीजिए, यानी एक साल के दौरान, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में जितने भी आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं अगर पिछले 4-5 साल पहले की बात करूं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल लाया था कि क्यों हम ब्रिटिशर्स का रूल फॉलो करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्यों ना किया जाए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक किया जाए। क्योंकि सर बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा है, वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और बेसिकली सारे मैक्सिमम चीजें, जितनी भी चीजें, वो इसी को अडॉप्ट करती है ताकि हम लोग दूसरे से कंपैरिजन कर पाए। अगर हमको दूसरे से एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है, तो हमको सेम ईयर को फॉलो करना पड़ेगा, इस वजह से। बाकी करने वाले करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी लोग करते हैं। बाकी अगर मुझे कंपैरिजन करना है एग्जैक्ट, तो हमको कॉमन, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। जी, 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 बहुत मतलब ये मेरी दुविधा तो कम से कम एकदम क्लियर हुई। तो अच्छा, जैसे मैं एक जगह ऐसे पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, एक जगह लिखा था जीडीपी और दूसरी जगह लिखा था जीएनपी। जी ये जी जी। क्या होता है? अरे जी, ये हमारे में कॉन्सेप्ट है, एक तो नेशनल इनकम।
जी तो वहां पे जीडीपी और जीएनपी का होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। मगर जब हम जीएनपी की बात करते हैं ग्रॉस, ठीक, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रॉस नेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे कि जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यानी डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री की बात कर रहे हैं। मगर हम जीएनपी की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री के साथ साथ हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो डील कर रहे हैं वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, यानी नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जीडीपी में हम लोग सिर्फ अपने कंट्री के लेवल की बात करते हैं। जी मतलब बहुत अच्छा चीजें बताया आपने कि एटलीस्ट हमें भी जानकारी मिले और जो हमारी ऑडियंस है वो भी समझे। तो सर इसी में अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट चल रहा है स्टार्टअप, इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? जी बेसिकली स्टार्टअप की बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। जी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर किसी को जॉब अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनको जो जॉब चाहिए उस तरीके की जॉब उनके लिए अवेलेबल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। जी क्योंकि जहां पे हमको रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है वहां पे 40 लोग पहुंच रहे हैं। जी तो ये तो है ये प्रॉब्लम। तो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था क्योंकि इंडिया में जो बिजनेस है ज्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे हो, कोई इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, या कोई बिजनेस 10 साल से मतलब 10 साल का कोई बिजनेस है या उसके अंदर में आता है, वो सब स्टार्टअप में आता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जब इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि जो छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कोई लोन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करके ये कहते हैं कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए ताकि आपके यहाँ पे क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड आप होगे तो आप किसी और को भी एम्प्लॉयड करोगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है हमारी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम आप कर दे रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले सबको, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको रोजगार नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको बैठे नहीं रहना है, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी होइए, उससे भी अर्निंग करनी है। तो आपकी वजह से कई लोग भी रोजगार पा रहे हैं। जी जैसे हमारी भी एक संस्था है जैन ट्यूशन वाला, तो हम बेसिकली टीचर्स को भी हायर करते हैं, साथ ही साथ एक गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी टीचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि एक एजुकेशन लेवल मेंटेन रह सके और कहीं ना कहीं हम इंडिया के ग्रोथ में भागीदारी रह सके। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आगे एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि आज के समय में आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, चाइना घुसा हुआ है। जी तो उसको हम कैसे टैकल करें? देखिए चाइना को टैकल करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंडिया में हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, हर कोई जॉब करना चाहता है, सोचता है कि एक स्टेबल लाइफ मिल जाए। मगर चाइना में क्या है कि चाइना में कि हर दूसरा घर मैन्युफैक्चरर है। तो वहां पर मैन्युफैक्चर, जैसे यहाँ पे हर दूसरे घर में कोई ना कोई जॉब कर रहा है, सेम एज चाइना में क्या है कि हर कोई मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है कि वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और वो कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिट करने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो उनकी प्राइस तो वहीं कम हो जा रही है। और हमको पता है हमारे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। और मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे इंडिया में जो स्मार्ट टीवी वगैरह, जो टीवी का पैनल आता है, तो उसके जो मैन्युफैक्चर होता है, जो पैनल है, वो चाइना के अंदर बनता है। तो अब हम चाह कर भी अगर चाइना उसको महंगा कर देगा तो हम अपनी टीवी की प्राइस कम नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चाइना कई चीजों की प्राइस खुद कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जो हमको चाहिए बेसिकली वो चाइना के पास अवेलेबल। अगर चाइना वहीं से महंगा कर देगा तो हम चाह कर भी अपनी टीवी को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं इंडिया में जो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, या इंडिया के अलावा कई कंट्रियों में जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं चाइना ही कर रहा है, बिकॉज ऑफ वहां पे मैन्युफैक्चरर क्या है, ज्यादा है। कहने का मोटा मोटा ये बात है कि आप चीजों को बड़े लेवल पे लेके जाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रमोट कर रही है स्टार्टअप को, बहुत बढ़िया कर रही है, शानदार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गिने चुने 3-4 चीजें बता दूं तो आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया बहुत आगे लेवल पे जाएगा। तो मैं अक्सर देखता हूं सर, अगर इंडिया की बात की जाए, अगर अच्छा हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, मीन्स हम अगर रोड की कनेक्टिविटी स्ट्रांग कर दें, तो कहीं ना कहीं हम उन ढेर सारी चीजों से टैकल पा सकते हैं जो कि कॉस्ट को इंक्रीज करने में काम करती है। द वन थिंग। द सेकेंड वन इज कि अगर हम कह सकते हैं कि जो लेबर है उसको स्किल्ड लेवल पे लेके चले, अगर लेबर को हम स्किल्ड लेवल पे लेके चले तो कहीं ना कहीं वो अपनी इकोनॉमी भी इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ उसके पास एक स्किल होगी, और उसके साथ साथ वो कंट्री को ज्यादा एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है।
जी सर, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, एचआर। तो इसी सिलसिले में अगर सर से बताऊं, सर से एक चीज कहना चाहूं कि जो एचआर है, तो एचआर आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जी तो सर, इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? एचआर की बात करते हैं सर, जैसे मान लीजिए हर कंपनी है, जी हर कंपनी में कहीं ना कहीं एचआर डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है, जी बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो इम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी कंपनी की बात किया जाए तो रियल एसेट तो इम्प्लॉयज है। जी भाई आप जितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, जितने भी एसेट्स रख लीजिए, जी अगर स्किल्ड इम्प्लॉयज नहीं है आपके यहाँ, जी तो जी, आपकी बिजनेस तो कभी ग्रोथ कर ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल। आप सही इम्प्लॉयज को लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। जी इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। इनका मेन काम ही होता है बेसिकली कि सही इंप्लॉइज को सही जॉब पोजीशन पे रखना। ये हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर कॉन्सेप्ट है क्लास 12 में, कि जिसको हम लोग स्टाफिंग भी बोलते हैं। तो यानी सही इंप्लॉइज को सही जगह पे रखना, ताकि अगर जिस इंसान को जो काम आता है वो काम अगर मैं उसको दूंगा तो वो उस काम को कम समय में ज्यादा करके देगा। जी जी, जो काम बिल्कुल। दो लोग करेंगे वो स्किल्ड इंसान एक अकेला कर लेगा, वो भी कम समय में कर लेगा। तो अगर मैं बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, ये तो हमारे लिए बढ़िया ही है। तो इसी में एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ, जो आज के समय में जो एआई आ गया है, जी सर। तो कहीं ना कहीं ये जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको तो बढ़ा रहा है ना, तो इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, एआई बेसिकली सब बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए, अगर एआई आया है तो भाई टेक्नोलॉजी तो हमेशा आती रहेगी, जी 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 टेक्नोलॉजी हमेशा आएगी। और लोग जो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, होती है, मगर आप अगर अपने आप को बिजनेस यानी चेंजेस इन जो आपकी चेंजिंग इन्वायरमेंट है सराउंडिंग के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एडजस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आप बेयर कर लोगे हर चीज से। एआई के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, कि जैसे मान लो आप अच्छे यूजर हो, एआई की अच्छी नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो बेसिकली जो अपडेट नहीं करता अपने आप को, उसको प्रॉब्लम आती है। जो इंसान समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है, उसको टेक्नोलॉजी आने से कोई भी लॉस नहीं होता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी, एकदम सही है। जैसे कि मैं पुराना वाक्य बताऊं, अगर इतिहास में चले, तो जब कंप्यूटर आया था, जी सर। तो जब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। कहा यह जा रहा था कि आप नौकरियां छीनने पे उतारू हो रहे हैं। लेकिन आज से अगर हम मतलब 20 साल पुराने से अभी की बात करें, तो सब उसके पॉजिटिविटी पे आ गए हैं कि नहीं, कंप्यूटर आने से हम एआई पे शिफ्ट हो गए, रोबोटिक्स पे शिफ्ट हो गए, और ढेर सारी चीजों में कहीं ना कहीं इंडिया ग्रोथ कर रहा है। जी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, इससे ना प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन है इसका। बस इंसान अपनी स्किल को डेवलप करता रहे। जो जैसा कि ढेर सारी चीजें हैं, जो दो चीजें यहाँ पे, कि एक ऐसा आदमी जो काम करना चाहता है, ठीक, उसको रोजगार नहीं है, जी सर। ठीक, और जिसके पास रोजगार नहीं वो काम करना चाह रहा है, तो ये दुविधा बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि सीजनल एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जी जी सर। एक होता है पढ़े लिखे बेरोजगार। तो ये मुझे नहीं समझा, ये होता क्या है? जी, अगर हम जैसे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का ही कॉन्सेप्ट है ये। इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन काम करना चाह रहा है, और जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाह रहा है, जी और प्लस वो कैपेबल भी है काम करने के लिए। जी यानी सिर्फ काम करना नहीं चाह रहा, काम करना चाह भी रहा है, कैपेबल भी है, और एग्जिस्टिंग वेज रेट के अकॉर्डिंग, जी बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो आ जाएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि वो काम, अब जो काम ही नहीं करना चाह रहा है वो तो बेरोजगार में नहीं आएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाह रहा, मगर जो करना चाह रहा है उसको नहीं मिल रहा है तो वो आ जाएगा। मगर जैसे आपने बोला सीजनल वाला, तो होता नहीं, कुछ लोग होते हैं सीजन वाइज उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बीच में गैप मिल जाता है उनको, फिर उस गैप के दौरान जो वो बेरोजगार रहते हैं तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग बोलते हैं, और ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। ठीक, और एक जैसे एक और कंसेप्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, और बेसिकली आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से ज्यादा है। क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी एक फैमिली की प्रॉपर्टी है या एक जमीन है, हमको पता है कि उसमें 2 लोग रहेंगे, 2 लोग का ही सफिशियंट का प्रोडक्शन हो पाएगा, मगर उसमें हम लोग अपने हिस्से के चक्कर में हम लोग 5 लोग लगे हुए हैं, तो किसी को नहीं मिल रहा है। मतलब कि हमारा हिस्सा छूटे ना, भले हम बेरोजगार बैठे हाँ, तो वो लग रहा है कि आपको अर्निंग हो रही है, बट एक्चुअली में वो किसी को नहीं हो पा रहा है, तो वो हो जी गया जी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जैसे सीजनल इसी कह रहा है, वो डिसगाइज्ड हो गया, सॉरी, डिसगाइज्ड अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसी में मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि बशर्ते ये चीजें गलत है, लेकिन जब मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आर्ट्स से बीए किया हूँ, तो मुझे भी पढ़ाया गया था। तो इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे एक फील्ड है, एक खेत है, उसमें 5 लोगों की, मतलब 5 लोग एक फैमिली में है, 2 लोगों की जरूरत है। तो अगर उस फैमिली की हमें ग्रोथ करनी है, तो 2 लोग वहां पे रहें, 3 लोग
अल्टरनेट काम ढूंढ लें। जी ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए महीने मिलेगा, तो 15 तिया 45। अगर हमारे दर्शकों को कैलकुलेशन आती है तो 15 3 जा 45 right. ये हो गया। प्लस जो आपके जो फैमिली के जो 2 मेंबर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ही अच्छी होगी, रेदर देन आप हिस्से के चक्कर में पड़े हैं। हो सकता है आप उससे कुछ नई चीज सीख लें। जब नई चीज सीखेंगे तो हो सकता है कि वो आपको एक बड़े लेवल पे लेके जाए। तो मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। मगर कोई छोड़ता कहाँ है? नहीं, छोड़ने की बात यहाँ पे नहीं हो रही नहीं, है। मतलब कहने मतलब ये है कि कोई आज के टाइम पे अपने चीज नहीं छोड़ता, इतना कोई दिमाग नहीं लगाता नहीं, इसीलिए तो इंडिया पीछे रह जा रही है। सिर्फ यही नहीं। तो इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे सर। जैसे मुझे एक वाकया याद है, जब मैं पढ़ता था तो कहा जा रहा था कि हमारे देश के पास बहुत पैसा कम है, हम लोग बाहर गए थे किसी से पैसा मांगने, फिर ढेर सारी चीज। उसका क्या कॉन्सेप्ट था? कि जैसे मान लीजिए होता नहीं कि हमारे यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं मनी की दिक्कत थी, जैसे बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। जैसा कि मैं जब पढ़ता था तो उसमें बताया गया था एक एलपीजी मॉडल थी, उसमें यह बताया गया था कि इंडिया के पास पैसा ही नहीं था, तो उसको टैकल करने के लिए हमारी जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो WB वर्ल्ड बैंक और IMF के पास भी गए थे, तो लोन मांगने के चक्कर में। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको सिस्टम में चेंज करना है। तो सर वो थोड़ा सा बताइए क्या था वो? बेसिकली अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो ये हमारा होता है लिबरलाइजेशन होता है, पी से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको यहाँ पर अडॉप्ट करने का मेन रीजन ये था क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन रिजर्व था वो ज्यादा दिन के लिए नहीं बचा था। जी जी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से दबाव आया था कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ओपन कर ले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इसके पहले क्लोज्ड थी। अब ओपन इकोनॉमी मतलब ये होता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो अब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी करो। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। क्योंकि हम तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थे? क्योंकि मतलब बेसिकली ज्यादातर जितने हम लोग सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ज्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे अपने यहाँ ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं डर गया था कि जैसे ब्रिटिशर्स आके शासन किया था कोई और ना आ जाए। फिर ये था कि हमारी इकोनॉमी को ओपन करना भी जरूरी था, तो इसलिए लिबरलाइजेशन किया गया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा था नहीं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिबरलाइजेशन वर्ड से पता चला लिबरल, ठीक, लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल वर्ड पता चल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी थी, जो कई सारे अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था ताकि प्राइवेट भी आए, इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ जाए हमारी। फिर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। नाम से पता चला प्राइवेटाइजेशन यानी कि सब चीज प्राइवेट करना है, मतलब कि गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही थी किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए अब वो भी वर्क करे। फिर ग्लोबलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है ग्लोबल, तो यानी कि जो आपका जो ट्रेड था अब उसको ग्लोबल लेवल पे करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इससे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं ट्रेड बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ने की वजह से आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और इसकी कंपेरिजन हमारा जो डॉलर की कंपेरिजन रुपी से वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लगेगा। बस ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो हो जाए फॉरेन करेंसी का। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने एकदम सही कहा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि आज का अगर सिनेरियो देखा जाए तो जो हमारा रुपया है और डॉलर के बीच में मतलब 90 रुपए की वैल्यू हो गई, तो इस पे क्या लॉजिक जा रहा है? इस पे सिंपल सही है कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री से जब एक्सपोर्ट कम हो रहा है और हमारे यहाँ क्या है, प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो रही है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, इस वजह से शायद एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट हमारा कम रहेगा तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो नहीं होगा, और फॉरेन करेंसी का जब इन्फ्लो नहीं होगा तो फॉरेन रिजर्व हमारा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, होम करेंसी की वैल्यू, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो इसका क्या रीजन क्या मतलब इसके कंक्लूजन में अगर बात करें कैसे बढ़े, तो उसके लिए क्या कर जैसे सकते हैं? आपने बताया था स्टार्टअप वाला, जी। तो नंबर ऑफ स्टार्टअप जितने ज्यादा होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का जो एक स्टैंडर्ड होगा वो ज्यादा डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरर ज्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन को बेयर करने के लिए हर कोई अपने आप को डेवलप करता है। जी। जब स्टैंडर्ड एक मेंटेन होगा तो लोग खुद हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होगा, फिर इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी का रिजर्व ज्यादा होगा और हमारी करेंसी वापस से कवर होने लगेगी। तो इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैं अक्सर न्यूज में देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत शानो शौकत से बता भी रही है, अच्छा भी है, कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया। जी हाँ, तो कोशिश पे लगे हुए हैं, क्योंकि और काफी इंडिया काफी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में है कई चीजें जो इंडिया में अवेलेबल है वो अदर कंट्री में नहीं है। और इंडिया में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अब लोगों के अंदर एक आ गया है जुनून की, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है। तो अब इंडिया में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा हो रहे हैं,
जी जी और धीरे धीरे जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो जिसके कंपेरिजन में हमारी जीडीपी वगैरह में काफी कंट्रीब्यूशन है और हमारी इंडिया आ जाएगी। मतलब मोस्टली मैक्सिमम चांसेस है कि आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि इंडिया में चीजें ग्रो कर रही है, जी क्योंकि अब लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इंडिया के अंदर। जी 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 जो लोग पहले जॉब के पीछे परेशान रहते थे, आप देखिए हम लोग पढ़ाते हैं कई सारे बच्चों को, तो बच्चों की सोच देख के समझ आता है कि कुछ नया करना चाहते हैं। जी पहले के लोग थे कि सिर्फ जॉब जॉब, फैमिली जो बोल दिया वो करना है। अब बच्चे अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। इसी सिलसिले में मैं अगर आपसे एक जानकारी लेना चाहूँ कि आज के टाइम में क्या है कि फंडिंग की समस्या आ रही है। फंडिंग की समस्या इन द सेंस कि मान लीजिए मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं बैंक के पास गया, लेकिन बैंक ने कहा कि आप पार्टिकुलर ये चीज़ लेके आओ मॉर्टगेज, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो चीज़ें नहीं समझ में आती। जी देखिए, बैंक की अगर बात करें मॉर्गेज की, तो जैसे मान लीजिए बैंक से आप लोन लेने गए, जी, मैंने मान लीजिए 5 लाख के लिए बैंक में अप्लाई किया, तो जी, बैंक लगभग मुझसे क्या कर रहा है, यहाँ पर 6 लाख रुपए तक की एसेट क्या कर रहा है, अपने पास रखवा रहा है जी, अगेंस्ट हमारे लोन के। जी, तो इससे क्या होता है कि इन केस अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे, तो बैंक हमारी एसेट को बेच के वो अपने पैसे को रिकवर कर लेगा। तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सेफ होना चाह रहा है कि उसका वो सिक्योर करना चाह रहा है। वो अपनी कहीं ना कहीं उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है हमारे, हमको लोन जी, देना, जी, जी, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं क्या है कि जो हमारी स्मॉल स्केल के जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो उनके पास इतनी एसेट नहीं है कि वो जाकर बैंक से लोन ले ले। मगर हाँ, लोन प्रोवाइड करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम चलाई हुई है, कई सारे प्रोग्राम है जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। मगर करप्शन की वजह से वो हर किसी के पास पहुंच नहीं सकता। सिर्फ करप्शन ही बोल सकते हैं, कई सारे लोग अवेयर भी नहीं है कि अगर मैं बोला जाए स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाई है। मतलब कि हर एक चीज के बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, बस वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। और लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, उसको लेके लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो गवर्नमेंट पब्लिक तक एग्जैक्ट पहुंच नहीं पा रही है, और जहां पहुंच पा रहा है वो शायद उसकी नीड भी नहीं होगी उनको। जी, जैसे जी, फ्री राशन की बात करते हैं, जी, फ्री राशन उनको भी मिल जा रहा है कहीं ना कहीं, जिनको सच में एक्चुअल में नीड नहीं है। जी। तो ये मतलब कहीं न कहीं एक लूप होल है जो गवर्नमेंट को उसको ध्यान भी देना चाहिए। यहाँ पे मैं एक 2 वर्ड जोड़ना चाहूँगा। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, जी जी। जो ये कहीं न कहीं क्रेडिट से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा-सा मुझे जैसे कॉन्सेप्ट बताइए। फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करते हैं, फॉर्मल वर्कर्स की बात करते हैं, ठीक? जैसे ये हमारे नहीं, मैंने फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट ली अच्छा, लाइक। फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट। हाँ, फॉर्मल क्रेडिट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन वगैरह लिया, ठीक? जैसे मान लीजिए हमने बैंक से लिया, जी, ठीक? हमने बैंक से रिलेटेड अदर चीजें लिया, गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर रजिस्टर्ड चीजें ओपन करी है, उनके थ्रू हमने लिया, गवर्नमेंट की योजनाएं के थ्रू हमने क्या किया, लोन लिया, वो जी, आपका फॉर्मल में आ जाएगा। जी, बट हम वहां से ना लेकर इनके अलावा अदर मनी लेंडर्स वगैरह से हमने लोन लिया, वो आपका इनफॉर्मल आएगा। अब हमारी इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग इनफॉर्मल लोन की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है लोन लेने की कि गवर्नमेंट हर किसी को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती, बैंक हर किसी को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मगर हमको तो पैसे की नीड है, जब हमको वहां पे नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? इनफॉर्मल में जाएंगे। बट इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल में कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वहां पर बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक? मतलब ज्यादा रहता है, जिस वजह से शायद हमको वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, वो हमारी ज्यादा पड़ जाती है। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल की, तो फॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और शायद इस वजह से वहां के लोन की डिमांड ज्यादा है और भीड़ इतनी ज्यादा है। यही रीज़न है। जी, तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कोशिश करें कि फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लें, स्टार्टअप स्टार्ट करें और हमारी कंट्री को बहुत आगे लेवल तक लेके जाएँ। एकदम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने से बचें। बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसी बीच में सर मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, एक वाकया चला था कि एक गाना टाइप में था कि सखी सैयां पे हो गई, ऐसा कुछ था, महँगाई डायन खाया जाता है। तो ये महँगाई क्या है? महँगाई नहीं समझ में आ रहा मुझे। महंगाई का देखिए, महंगाई का मेन रीजन ये है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जी, रैपिड ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन हम लोग चाइना को भी पीछे कर दिए पॉपुलेशन के मामले में। जी, तो अब इससे क्या हो रहा है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो नंबर ऑफ बायर्स भी क्या हो रहे हैं? ज़्यादा ज्यादा है। हो रहे हैं। जी, जब नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो डिमांड कौन करता है? बायर करते हैं। तो जी, डिमांड भी ज्यादा हो रही है। अब जब डिमांड ज्यादा हो रही है, बट उसके कंपैरिजन में जो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है? कम हो रही है। जी, डिमांड ज्यादा और प्रोडक्शन कम, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि शॉर्टेज हो रही है गुड्स की, जी, ठीक? शॉर्टेज हो रही है। जब शॉर्टेज होगी, तो अब 10 अवेलेबल है, खरीदने वाले 20 हैं, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा और महंगा कर दूंगा,
तो वो तो बिक जाएगा मेरा, भले ही सबको अवेलेबल नहीं होगा महंगा। तो इस वजह से प्राइस लेवल लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि जब भी शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है तो उसका प्राइस लेवल को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जब प्राइस लेवल बढ़ता है हमारी कंट्री के अंदर, उसी को हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इसका सबसे ज्यादा रीजन जो है आपका पॉपुलेशन है, या कई सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। जैसे कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर कोई पूछता था क्या? कभी कोई नहीं पूछता था। मगर कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर कितना महंगा हो गया था, मास्क महंगा हो गया था। क्यों? क्योंकि बेचने वाले कम और खरीदने वाले ज्यादा हो गए, शॉर्टेज हो रही थी, प्राइस लेवल बढ़ा, महंगा हो गया था। जैसे इसी में मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा कि आप एक जमीन लेना चाहते हो मेन सिविल लाइंस में, जी, ठीक, आपको मालूम चला कि ये जमीन की जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया है वो 25 लाख से 30 लाख रुपए, बट डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो 2-2 करोड़ में बिक जा रही है। ये कहीं ना कहीं महंगाई को ही रिप्रेजेंट कर रही है। जी, क्योंकि बिकॉज रीजन तो यही है ना, क्योंकि उनको पता है कि अरे भाई ये नहीं खरीदेगा तो और लोग आएंगे ना। जी, ये नहीं खरीदेगा और लोग आएंगे, वो नहीं खरीदेगा और आएंगे, तो बिकना तो तय है। ये तो है, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचना तो अकेले लिमिटेड है। जब किसी चीज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है तो वो चीज महंगी हो ही जाती है। तो इसी में मैं एक कड़ी ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अभी पुतिन जी आए थे इंडिया में, ठीक, बहुत बढ़िया सा काम चला, ठीक, अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे पड़ा हुआ, ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे जब दो कंट्री क्या करती है, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए अपने टैक्सेस, ड्यूटीज को कम करती है, ताकि इससे क्या हो, उनका व्यापार ट्रेड क्या हो, ज्यादा हो और दोनों कंट्री के गुड्स सस्ते मिले। क्योंकि आपको पता है कि टैक्स का इम्पैक्ट प्राइस पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री और आपकी कंट्री है, अब आपने टैक्स कम कर दिया, हमने भी कर दिया, तो अब हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, डीलिंग ज्यादा हो रही है। आपको भी सस्ते मिल रहा है, मुझे भी सस्ते मिल रहा है। और एक कॉन्सेप्ट होता है एंटरपोर्ट, ठीक, अब मैंने इनसे सस्ते में लिया, किसी और को मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करके महंगे बेच दिया, वहां से तो मैंने प्रॉफिट मार्जिन कमा लिया। जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एफटीए है वो दो कंट्रीज के रिलेशंस को बहुत बूस्ट करता है। हाँ, बूस्ट करता है, कोऑपरेटिव हो जाते हैं दोनों। ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, क्योंकि दो कंट्री का रिलेशन अच्छा मेंटेन है। जी। तो इसी सिलसिले में एक छोटा सा मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक, तो डेवलपिंग से डेवलप्ड में जाने के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होनी चाहिए? अगर इसकी बेसिकली बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं देखा जाए तो रोड, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे बहुत इंपैक्ट देती है। जी, तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, वहां से प्रोडक्शन वगैरह, वहां से आपकी प्राइस कम हो जाएगी ना। प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो जब डिमांड ज्यादा होगा, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ पे अपने आप क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा। और प्लस सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। ठीक, तो पहला क्या है, प्रोडक्शन को वर्क करें। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, और वो एम्प्लॉयमेंट आपके सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ठीक, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज हो गई आपकी, इंडिया के अंदर लोग स्किल्ड पीपल ज्यादा हो जाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें, तो ये सारी चीजों का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बेहतरीन तरीके से होगा तो इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर पे इम्प्रूव कर लिया जाए, तो इंडिया बखूबी मतलब अपने टाइम के पहले ही वो एक लेवल पे हो जाएगी। अगर बेसिक चीजों की बात करूं, यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज हम कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं, ठीक, लेकिन आज के समय में या आज से 50 साल पहले की बात करें, 3 बेसिक चीजें जरूरी होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इस पे इंडिया कहाँ खड़ा है? जैसे कि बेसिकली बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो बेसिकली होता था, मगर आज के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन। रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल्स भी जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, स्किल्स है ही नहीं आपके अंदर, तो भाई वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि या आपके पास स्किल है और आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेशन नहीं है, तो भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि स्किल और एजुकेशन का जब एक कॉम्बिनेशन लग जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन आपका प्रोडक्टिविटी आती है। तो स्किल भी जरूरी है और एजुकेशन भी जरूरी है। तो इंडिया कहीं ना कहीं है कि एजुकेशन तो आज के टाइम पे जैसे बच्चों को मानना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे, अरे पढ़ लोगे तो और अच्छा बिजनेस कर लोगे। क्योंकि एक पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर और एक कम पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर पैसा दोनों कमा रहे हैं, मगर जो पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज वो 2-3 लोग का काम कर लेगा। मगर जो एक कम पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर है वो सिर्फ पैसा गिन लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा, डिसीजन अच्छा लेगा। तो ये प्रैक्टिकली इस चीजें को अप्लाई किया जा रहा है इंडिया में।
तो ये ध्यान रखिए, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और स्किल भी आज के टाइम पर requirement रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और है। स्किल, स्किल 2 चीजें मैंने आज सीख ली। जी सर। तो इसी सिलसिले में जैसे अच्छा एक वाकया मुझे नहीं समझ में आता है कि जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं, जी सर। सपोज करिए कहीं के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान हम ये कर देंगे, कोई 10 हजारिया बन जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म की बात करें, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, जो टैक्स पेयर्स जी, जी। की मनी है, जी। तो क्या इसका मिसयूज हो रहा है फ्रीबीज के नाम पे या कुछ और हो रहा है? जी, अगर बेसिकली बात किया जाए कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पब्लिक पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि अरे यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर पब्लिक ये नहीं देखती है कि भाई ये कहाँ से होगा, सरकार के रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, टैक्स सोर्स है, टैक्स रेवेन्यू है, तो टैक्स दे कौन है, हम ही लोग तो दे रहे हैं। अगर सरकार हम ही को फैसिलिटीज देगी तो हमसे टैक्स ज्यादा लेगी, जी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पैसा हम ही से ले रही है, जी पैसा हम ही से ले रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसको हम एक कंपलसरी पेमेंट मान के गवर्नमेंट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी का बेनिफिट मिल रहा है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका बेनिफिट मिलता है सच में, जैसे मान लीजिए जो टैक्स नहीं, जिनकी इनकम कम है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, मगर जो टैक्स पेयर है उन्हीं के पैसे से उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है भाई, हम ही को बेनिफिट मिल रहा है। जी अगर वहां हम टैक्स ना देते हैं तो यहाँ बिजली का बिल दे रहे होते हैं, जी कहीं ना कहीं देते हैं, मगर इसका बेनिफिट जो, ऐसा नहीं कहूंगा कि नुकसान ही है, कुछ लोगों का बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ सब्सिडीज वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। जैसे सब्सिडीज नहीं होता, लोअर क्लास के लोगों को सब्सिडीज दे दो, यानी कि अमीर लोगों पर टैक्स ज्यादा कर दो और लोअर क्लास लोगों को क्या करें यहाँ पर सब्सिडीज दे दें, तो कहीं ना कहीं वैसा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि लोअर क्लास के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और जो रिच क्लास के लोगों के लिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो टैक्स वही पे कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं एक वाकया ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा था कि एक फॉरेन का एक न्यूज़ चैनल था, सो कॉल्ड याद नहीं मुझे, तो उसने कहा था कि इंडिया में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का माहौल नहीं है, वो लेबर लॉज नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक किक नहीं मिल रही इंडिया से, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक यही है, वो आपकी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना कि लेबर भी लेबर लॉ को अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि लेबर लॉ बोलता है कि इतना आपको वेजेस देना है, तो भाई लेबर अगर मुझे वेजेस का ज्ञान देगा कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जी मेरे को पैसा पे करिए, तो मैं जी कहूंगा जी भाई तू जा, मैं दूसरे को रख लूंगा। तो अगर आप अपनी जॉब को छोड़कर हटना चाह रहे हो तो आपके पीछे आपसे कम पैसे में कई सारे लोग खड़े हैं, तो इस वजह से कि लेबर खुद अवेयर नहीं है अपने लॉ के अकॉर्डिंग, जी 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 लेबर जिनके लिए लॉ बना है वही अगर अवेयर नहीं है तो कोई मतलब नहीं लॉ आने का, तो कहीं ना कहीं जो आपके एंटरप्रेन्योर है वो फायदा भी उठाते हैं, जी बिकॉज क्योंकि हमको पता है कि इसको पैसे की जरूरत है, ये नहीं होगा तो इसकी इतने पैसे मुझे 2 लोग भी मिल जाएंगे आज के टाइम पे, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है आज के टाइम पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसे कि ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर मुझसे भी पूछते हैं कि सर बीबीए किया जाए कि बीकॉम किया जाए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता देखिए है। बेसिकली बीबीए और बीकॉम की बात करते हैं तो दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं, 3 साल के ही कोर्स होते हैं, मगर जैसे मान लो कुछ बच्चों को मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए वगैरह करना है, जी तो जी उनके लिए बीबीए बढ़िया है, ठीक है, रेगुलर स्टडीज करना है, मगर जो बच्चे कंपटीशन लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बीकॉम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं सीए कर रहा हूँ, सीएस कर रहा हूँ, सीएमए कर रहा हूँ, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा हूँ या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं अब रेगुलर कॉलेज जाके साइड में ये प्रोफेशनल कोर्स तो मैं नहीं कर सकता। जी बीकॉम में क्या है कि आपको शायद उतना रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, आप बीकॉम के साथ अदर चीजों को मैनेज कर सकते हो, मगर बीबीए के साथ मैनेज करना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि बीबीए में आप जैसे आप स्कूल में 12th तक पढ़ते हैं तो रेगुलर स्कूल जाना है, जी सेम इट इज बीबीए में भी आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, जो रेगुलर कॉलेज वाले पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जी जो जी टेम्परेरी ऐसे इधर उधर पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा जी हूँ। जी जी ठीक, तो बीबीए में आपको रेगुलर कॉलेज लाइफ मिलती है, आपको जाना है, तो जब आप वहां पे खुद 8-8 घंटे 9-9 घंटे कॉलेज में बिता रहे हो, उसके बाद अलग चीजें एक्टिविटी जो कर रहे हो, तो आप कहाँ से प्रिपरेशन कर पाओगे? तो अगर आपको अपने पढ़ाई के दौरान अदर चीजों को भी फॉलो करना है या अपने पैशन को फॉलो करना है तो मेरे हिसाब से आपका बीकॉम बेस्ट है। मगर आपको एमबीए करना है, मार्केटिंग लाइन में जाना है, फाइनेंस लाइन में जाना है, तो आपके लिए बीबीए बेस्ट है। बाकी सिलेबस लगभग सिमिलर है, जी सिलेबस लगभग सिमिलर है, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल है और जी बीकॉम में थोड़ा सा थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल है, जी जी। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सब सही है। तो इसी सिलसिले में मतलब बच्चों की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, अपने ऑडियंस की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से, सर ये अकाउंटेंसी का फियर बहुत होता है, इसको कैसे टैकल करें? अकाउंटेंसी का फियर बच्चों को होता है क्योंकि बच्चे कॉमर्स जब लेते हैं 11th के बाद, मतलब 10th के बाद 11th में जब कॉमर्स लेते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनको मैथ नहीं अच्छी लगती या साइंस से भागते हैं, न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो उनको लगता है कि कॉमर्स ले लेंगे, कॉमर्स आसान है। जी जब वो कॉमर्स में जब आते देखते हैं, अरे भाई ये क्या है, अकाउंटेंसी देखते हैं,
करोड़ों का हिसाब हो रहा है इसमें तो। जी जी तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे डरते हैं। तो कोई नहीं है, अगर जो बच्चा थोड़ा सा अगर लॉजिकली पढ़ाई कर रहा है तो अकाउंट्स का तो डर है ही नहीं है, जी अकाउंट्स का 1% डर नहीं है, क्योंकि मैथ वगैरह का तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ। मैथ वगैरह में आप कैलकुलेशन कर चले जा रहे हो, मगर जब अकाउंटेंसी की बात करते हो तो आप एक बिजनेस का पर्टिकुलर अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ये फील करिए कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप पूरा कर रहे हो अपना काम। जी तो जी इस जी अगर आप अपने आप को बिजनेस, यानी कि आप खुद ही बिजनेस हो, ये फील करके अगर आप अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल करोगे तो आपका अकाउंटेंसी का फियर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में आप सारी चीजें प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ से रिलेटेबल है, उसके आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। ठीक, और बाकी इसके अगर इससे जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय बेटा, डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे आप मैथ प्रैक्टिस करते थे वैसे आप अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करिए। जैसे बच्चों को फियर हटाने के लिए तो बच्चे डेली प्रैक्टिस करिए। आप उसको एक फॉर्मेलिटी मान के ना पढ़ाई करिए, आप उसको रिलेट करिए कि आप कहीं बिजनेस, आप उसी का काम कर रहे हो, तब देखिए कितना मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल करने में। अकाउंट का फियर वहीं से खत्म हो जाएगा। मतलब हम अपने जो 12th के जो बच्चे हैं, जो एग्जाम से नजदीक हैं, उनको यही सलाह देते हैं कि आप फियर ना करें, चीजें होंगी, सबका एक अपना टाइम है। तो इसी सिलसिले में मैं एक सामाजिक मुद्दे पे आता हूँ कि एक एफडीआई होता है, जी, एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। जब एलपीजी मॉडल के आपने अभी जो जिक्र किया, जी, जी। एलपीजी 1991 के पहले का, जी, जी, तो उसमें एफडीआई कम थी। जी, जी। अभी का एफडीआई का क्या सीन है, ये होता क्या है, कैसे आप समझाएंगे? जी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एफडीआई की, तो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने बताया था कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। जी ठीक, तो यानी कि जो भी ट्रेड हो रहा था वो हमारी कंट्री के मतलब विद इन डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर हो रहा जी था। जी जी मगर जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओपन इकोनॉमी जब हमारी होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ था, तो यानी अब हमारे यहाँ पे बाहर के लोग जो थे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। जी और ये इस लॉजिक को इसलिए लाया गया था कि नाम से पता चला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी तो उनको थोड़ा सा ओपन कर दिया गया था, कि लिबरल कर दिया गया था कि आइए इन्वेस्टमेंट करिए। जी जब फॉरेन के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फॉरेन की करेंसी आएगी। जी जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है। जी फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है तो आपका फॉरेन रिजर्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब फॉरेन रिजर्व ज्यादा होगा तो हमारी जो वैल्यू है होम करेंसी की वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इस वजह से यहाँ पे लाया गया था। तो यहीं पे एक वाकया मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब कोविड के दौरान था, तो जो एफडीआई थी, एफडीआई के एक लॉस मैं आपको बताऊं, आप उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि कहाँ तक मैं सही हूँ। जो एफडीआई होती है, यहाँ पे एक दो चीजें होती है, एक होती है परमानेंट के लिए, एक होता है टेम्पररी बेसिस पे। तो कोविड के दौरान या कभी भी हेक्टिक सिचुएशन जब होती है, तो जिसका पैसा वो लेके उड़ गया, जी जी तो जो लेके उड़ा तो इकोनॉमी और डंप हो गई। इसका क्या लॉजिक है? जी देखिए, जैसे कि आप कोविड की बात कर रहे हो तो भाई इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही ना, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदा हूं तो वो कंपनी जब लॉस में मुझे लग रहा है जाने वाली है, जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो उसकी शेयर की वैल्यू गिरेगी, तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। इससे अच्छा क्या मैं उसको विड्रॉ कर लूं, मतलब उसको मैं बेच दूं और मेरा पैसा रिकवर हो जाए, या मैं लॉस में ना जाऊं। तो इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी जब जा रही नीचे तो उनका जो वैल्यू है क्या हो रही है, गिरते चली जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया। तो वो इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर कोई सही सोच रहा है, मगर नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया का था, क्योंकि वो अपनी विड्रॉ कर रहे थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर ले रहे थे मींस यहाँ कहीं पर। ना कहीं गुडविल की बात आ गई। हाँ, गुडविल की बात आ रही थी कहीं ना कहीं। जैसे जीएसटी को भी लाने का यही रीजन था। जी जी जीएसटी को लाने का मेन रीजन भी यही था कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले क्या था, जैसे मान लीजिए मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं कई सारी कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो सब में वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट था। मगर जब मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात आ रहा था तो वहां पे लग रहा था कि इतने सारे टैक्स हैं। जी तो जी अब मैं सोचूंगा यार, इंडिया से इतना झाम-ताम करने से अच्छा क्या है यहाँ पर टैक्स प्रोसीजर को फॉलो करने से, कि मैं यहाँ से पैसा निकाल के इन्हीं में ही कर दूं। जैसे एग्जाम में क्या होता है, एक चैप्टर होता है जो बहुत टेढ़ा सा होता है, तो यार उस चैप्टर को छोड़ दो, इससे अच्छा जो चैप्टर पढ़े उसी को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जी तो उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर भी सोचते थे कि यार जो जहां पे सिंपल पढ़ा रहा है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया से पैसा निकाल लो। फिर इस वजह से इंडिया में जीएसटी को लाया गया था, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को जो विड्रॉ कर रहे थे वो ना करें। तो यहाँ पे अभी आपने कहा कि शेयर मार्केट की बात आपने किया, जी जी तो इंडिया का अगर लेवल देखा जाए, नो डाउट इंडिया शेयर मार्केट में जो आज का यूथ है, कहा जाता है कि जैसे हम झुनझुनवाला की बात करें, जी जी तो शेयर मार्केट से कितना बड़ा काम कर गया। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी ABCD भी कोई नहीं बताना चाहता। दूसरी बात, इस पे लोग पहले ही डर दिखा के रखे हैं कि यह रिस्क है, अब पैसा लगाओगे डूब जाएगा। इसके मतलब कैसे इसको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि जितनी भी करंट कंट्रीज हैं उसमें जो यूथ का कॉन्सेप्ट है वो शेयर मार्केट में मैक्सिमम है। इसको कहाँ पे आप देखते हैं? इसको अगर मैं शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट जो पुराने लोग थे वो उसको जुआ जुआ जी बोलते हैं, ऐसा है। तो जुआ वगैरह नहीं है। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं
आप जो सेविंग है, जैसे मान लीजिए मेरी सेविंग है, अगर मैं उसको गुल्लक में रखा हूँ जी तो पैसा कहीं ना कहीं निकल गया, हमारे जो मनी का फ्लो उसमें से निकल गया, जी उसका कोई रोल नहीं है, पैसे से जी पैसा बन नहीं रहा है। जी तो ये कहा गया कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ यूज करो, क्योंकि जी हमारी इन्वेस्टमेंट हम्म, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर जी हम शेयर बिल्कुल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होकर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहा है जी देश का। जब प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं, और शेयर मार्केट आज के टाइम पे है, ये सर ने सही बोला है कि इसकी नॉलेज क्योंकि नॉलेज है नहीं ज्यादातर लोगों जी की, जी जी और है तो शायद वो सही तरीके से आ भी नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि लोग सुनकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी कोई नॉलेज गेन करना ही नहीं चाहता है। बल्कि अगर देखा जाए तो इस पे सिक्योरिटी लॉ वगैरह होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का जो कॉमर्स बच्चे कोर्स करेंगे जी तो उनका सिक्योरिटी लॉ वगैरह का, कई सारे सेबी के लॉ वगैरह भी होते हैं। तो उसमें आप पढ़ोगे कि कई कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो बहुत सारी एनालिसिस की जाती है, उनके प्रोस्पेक्टस को पढ़ा जाता है, तो वो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम टेकन होता है, और वो आज के टाइम पे कोई करना नहीं चाहता। जैसे इसी में मैं आपको ऐड करना चाहूँ, एक वाक्य ऐड करना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए एक ए पर्सन है, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ए पर्सन है, उसने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे उसका शेयर लिया, उसका देखा देखी पड़ोसी पे उसने ज्ञान दिया कि यार तुम इसको लगा, तो ये वहां पे ये कंडीशन आ गई, मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। तो ये क्या सही है कि गलत है? ये देखिए, अगर एडवाइस सही है जी तो उसके लिए तो बढ़िया ही है, मगर कहीं ना कहीं लोग क्या होता है कि जो पर्सन दूसरे को बता रहा है वो भी कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, जी वो कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो ये चीज है कि लैक ऑफ नॉलेज, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आप आफ्टर एनालिसिस कई सारे रिसर्च के बाद ही करिए, किसी को सुनने पर नहीं करना है, क्योंकि आप उसकी भी पोजीशन देख लीजिए जिसकी आप सुन रहे हो। जी 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 तो यहीं पे एक वाकया याद है, जैसे कि लोग जब बहुत प्रेशर में होते हैं, स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो कहते हैं यार कि जब मैं पढ़ता था तो बहुत चीजें हार्ड थी, इसलिए अभी भी ये चीजें हार्ड है, बशर्ते उसका कैपेबिलिटी नहीं देखा गया। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये कहने का है कि कोई भी चीज आप करें, सोच विचार के करें, बुद्धिजीवियों से बात करें, बुद्धिजीवियों से, गधों से बात ना करें। जैसे हमारी ऑडियंस बहुत बुद्धिजीवी है, अगर उनसे आप पूछ सकते हैं, और ये इतने सज्जन लोग हैं कि तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, मतलब ये रेडी है कि तुरंत मैं कहूंगा और ये सब्सक्राइब कर दिए। तो अभी के लिए सर इतना ही रखते हैं, तो आप लोग भी बहुत समझदार हैं, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, बाकी सर इतना ही रखते हैं। आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपको भी सर।